हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे लाहौर की मकामी अदालत ने पंजाब असेंबली में मुबैना जाली भर्तियों के केस में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन ने फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं लाहौर से राना वहीद। पंजाब असेंबली में मुबैना जाली भर्तियों का केस, साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जिला कचहरी में परवेज इलाही के खिलाफ जाली भर्तियों के केस की समाअत हुई। एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत से परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए एंटी करप्शन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हथकंडों से बिल्कुल दिलेरी के साथ मुकाबला करें और कोई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हक और सच की लड़ाई और दीन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से आपकी लड़ाई, उसमें आप खड़े हैं। अदालती कार्रवाई के बाद चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जितने मर्जी केस बना लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम फौज के खिलाफ नहीं, जहां हम गलत होंगे हमारी भी इस्लाह होगी। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चीमा ने अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही का केस सुनने वाले जज पर एतराज उठाया और कहा कि पंजाब असेंबली केस में ठोस शवाहिद दिए गए। हेड बनने के बाद इन्होंने जो लोग नीचे वाले मेरिट वाले थे 12 लोग, उनको ग्रेड 17 पे इन्होंने रिक्रूट कर दिया। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। हमारे पास जो ओरिजिनल आंसर शीट्स है वो भी मौजूद हैं। एंटी करप्शन अदालत के जज गुलाम मुर्तजा विर्क ने मुबैना करप्शन केस में गिरफ्तार पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को बरी करने के अहकाम जारी किए थे। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने जज गुलाम मुर्तजा विर्क के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा था कि जज के फैसले से उनकी सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है और जज का सोशल मीडिया अकाउंट उनकी सियासी वाबस्तगी का वाज़ेह सबूत है। कैमरामैन आगा जैन के साथ राना वहीद, PNN लाहौर। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली राय मुमताज को कैंप जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में आज अदालत के रूबरू पेश किया गया था। अदालत ने एंटी करप्शन की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चौधरी परवेज इलाही और राय मुमताज को जेल भेजने का हुक्म दिया था। 9 मई के हमलों में मखसूस टारगेट मुंतखब किए गए। तमाम हमले प्लानिंग के तहत किए गए। जिना हाउस, GHQ समेत हमले एक ही वक्त में किए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाई गई। 8 मई को हंगामे में होने वाले 215 कॉल्स जिना हाउस की कॉल्स में भी मौजूद हैं। इनमें हमाद अजहर, महमूद रशीद, असलम इकबाल और मुराद राज की कॉल्स भी शामिल हैं। के जो टाइम का एनालिसिस है वो तमाम काम प्लानिंग के साथ था, जो हम आपको अगर टेलीफोन कॉल्स के साथ ये भी दिखाएंगे। ये तमाम जिना हाउस, TF बेस मियां वाली, हमजा कैब रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, बन्नू कैंट, GHQ रावलपिंडी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे जो हमले होते हैं वो किस तरह एक टाइम पे शुरू किए जाते हैं। और तमाम इंस्पेक्टर जनरल साहिबान से हमारी बातचीत हुई है। इंटीरियर में इसके बारे में कॉन्फ्रेंस हुई है, जिससे पता चला है कि एक खास टाइम के ऊपर बड़े तरीके के साथ ये प्लान किए गए। ये तमाम सोशल मीडिया से जो एक माहौल बनाया गया पिछले कुछ महीनों में, 215 कॉल्स हैं जो जिना हाउस और 8 मार्च के लोगों के साथ कॉमन है। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स GSM की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। हमाद अजहर साहब की कॉल्स, महमूद रशीद साहब की कॉल्स, इजाज चौधरी साहब की कॉल्स, असलम इकबाल की कॉल और मुराद राज की कॉल। SSP इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद का कहना है 9 मई के वाकयात में मुलविस होने के शुबे में गिरफ्तार ऐसे 200 लोगों को रिहा कर दिया गया है जिनकी जानिब से अपनी बेगुनाही के शवाहिद पेश किए गए हैं। नुमाइंदा PNN शिराज निसार से गुफ्तगू में SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी, सालिया 9 मई के हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और उनका ये कहना है कि जो भी अगर कोई अपने आप को बेगुनाह कहता है और उसके पास प्रूफ हैं तो हमारे पास आए, मेरे दफ्तर आए, CCP लाहौर के दफ्तर आए, SSP इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर जाए। अगर वो बेगुनाह हुआ तो उसके बिल्कुल उसे रहा किया जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। उसकी स्ट्रेटजी ये है कि कोई किसी के पास भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई ऐसी रीजनिंग होगी जिसकी वजह से वो उस टाइम पर, उस वाक़े के दौरान, 9 मई के वाक़े के दौरान वहाँ पर मौजूद था, किसी
ریلی کا پارٹ تھا یا وہاں پہ وہ اپنی جسٹیفائی کر سکے کہ وہ وہاں پر کیوں موجود تھا، تو اس کی ہم لوگوں نے یہ موڈیلٹی نکالی ہے کہ ہم اس کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد، اس کی ڈاکومنٹیشن دیکھنے کے بعد اور جسٹیفائڈ ریزن کو دیکھنے کے بعد وی وڈ ایگزونریٹ ہم اور ہر، اور اس کی ہم لسٹ میں سے اس کا نام بھی نکال دیں گے اینڈ وی وڈ گیو ہم اور ہر اے سرٹیفکیٹ۔ کیا کچھ ایسے لوگ بھی جو پکڑے گئے اور بعد میں ثبوت ہونے کی بنا پر ان کو بے گناہ قرار دیا گیا؟ یس، آلموسٹ اراؤنڈ 200 پیپل آر سو کہ جس کے اندر ان کے کوئی ایسے ثبوت ہمیں نہیں ملے، جس میں صحافی تھے اور کچھ لوگ فوڈ ڈیلیوری کے لیے جا رہے تھے، کچھ اپنے کسی کام کی وجہ سے، بٹ دے ہیو ٹو جسٹیفائی دیٹ تھنگ کہ وہ وہاں سے اس وقت موقع پہ موجود کیوں تھے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، اگر کسی کے پاس ایویڈنس موجود ہے اور وہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے تو اس کو بالکل بے گناہ کیا جائے گا اور اس کو ریلیف بھی دیا جائے گا۔ جی، تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کی ایک مقدمے میں بریت کے بعد پولیس نے دوسرے مقدمے میں طلب کر لیا۔ مقدمہ نمبری 97 پولیس کی متعیت میں گرجا چوک کے قریب توڑ پھوڑ، پیٹرول بم سے حملوں اور دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں یاسمین راشد، جمشید چیمہ اور کرامت کھوکر سمیت دیگر ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور اس میں حصہ لینے والوں کے خلاف قانونی کارروائیاں جاری ہیں۔ جناح ہاؤس لاہور میں توڑ پھوڑ میں شامل ایک اور مجرم پکڑا گیا۔ شرپسند رئیس احمد نے شرپسندانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا۔ دوسری جانب شہدائے پاک فوج کے والدین اور انجمن تاجران لاہور نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا، جلاؤ گھیراؤ کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب 9 مئی 2023 اس دن کی شرپسندانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور اس میں حصہ لینے والوں کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ ہو گیا۔ جناح ہاؤس لاہور میں توڑ پھوڑ میں شامل ایک اور مجرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کا تعلق سوات کے ضلع شانگلہ سے ہے۔ شرپسند رئیس احمد نے اپنے اعترافی بیان میں کہا ہے کہ 9 مئی کو زمان پارک میں منصوبہ بنایا گیا، جس کے مطابق یاسمین راشد کی قیادت میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہنچا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہنچا ہوں، وہاں پر ہم نے توڑ پھوڑ کی ہے، گملے توڑے ہیں اور پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ مل کر ہم نے آگ جلائی ہے۔ شہدائے پاک فوج کے والدین نے جناح ہاؤس لاہور اور دیگر فوجی تنصیبات کے جلاؤ گھیراؤ پر اظہار افسوس اور اظہار مذمت کیا ہے۔ کہتے ہیں سب دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جس وقت اس پہ حملوں کا تو واقعی دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ انہوں نے کتنی جرأت کی ہماری اس خوبصورت یادگار کو جلانے کی۔ آج یہ جو حالت دیکھی ہے، جس کے لیے ہمارے بچوں نے جان دی ہے، تو یہ جو ہمارے بندے انہوں نے یہ کیا ہے، مجھے آج اس سے بھی اور زیادہ دکھ ہوا ہے۔ انجمن تاجران لاہور نے شہدائے وطن اور افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور وہاں ہونے والے اشتعال انگیز واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ملوث افراد کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں یہ جو بھی بدبخت تھے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ادھر آ کے تو اللہ کا واسطہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پوری قوم سانحہ 9 مئی پر افسردہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں ملوث افراد کسی بھی طرح کی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، انہیں سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات کے بلوچستان پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ بلوچستان میں تبدیلی کا خواب ختم ہو گیا۔ بلوچ رہنما نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی کہتے ہیں پاکستان مشکل حالات سے دوچار ہے، دشمن ہمارے گھر میں بیٹھا ہے، اگر ہم اپنے اداروں کی قدر کریں تو دشمن ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، یقیناً ان واقعات کو دیکھ کر ہر پاکستانی کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پاکستانی فوج کے ہزاروں قربانیاں ہیں، لیکن اگر سیاست کی آڑ میں آ کے اگر آپ اپنے افواج پاکستان کو اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ملک کی سلامتی کو اس کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں، شہیدوں کی یادگاروں ہیں ان کے اوپر اگر آپ اٹیک کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت بھی ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ بلوچ نوجوان کو ورگلایا جا رہا ہے، برین واش کیا جا رہا ہے، اپنے پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے بلوچستان جو ہمارا دھرتی ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر طیب اردوان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ وہ مختلف ممالک کے قائدین سے بھی ملے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के नौ मुंतखब सदर रजब तैयब उर्दवान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की और उन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ ने नेक तमन्नाओं का पैगाम देते हुए अपने दस्तखत भी किए। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान और उनकी अहलिया को पाकिस्तानी आमों का तोहफा भी पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब उर्दवान से कहा कि पाकिस्तानी अवाम आपके इंतखाब पर बहुत खुश है। आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। आधे आम अपने भाई और आधे बहन के लिए हैं। शहबाज शरीफ की बात सुनकर उर्दवान और उनकी अहलिया मुस्कुरा दिए और शुक्रिया अदा किया। तकरीब में वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन की मुलाकात भी हुई, जिनमें तुर्किया के साबिक नायब वज़ीर आज़म और MHP पार्टी के चेयरमैन दौलत महचेली, जमहूरिया कोसोवो की सदर वजूसा उस्मानी सादेरो, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव भी शामिल थे। मुलाकातों में दो तरफा उमूर के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है हुकूमत ने 3 एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया है। रोज़वेल्ट होटल के 1025 कमरों को 3 साल की लीज पर दे दिया है, जिसका मुआहिदा न्यूयॉर्क की सिटी गवर्नमेंट के साथ तय पा गया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। रोजवेल्ट होटल के बिकने की कहानियां खत्म हुई। होटल न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 3 साल के लिए लीज पर दे दिया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर रेलवे व हवाबाजी साद रफीक ने कहा होटल की उम्र 100 साल से जायद हो गई है। उनका कहना था रोजवेल्ट होटल की लीज के मुआहदे से $220 मिलियन की आमदनी होगी। हुकूमत पाकिस्तान का न्यूयॉर्क की जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% वो लीज पे दे दिया है। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा। वजीर हवाबाजी ने कहा कि 3 एयरपोर्ट्स को फौरी तौर पर आउटसोर्स कर रहे हैं। हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं लेकिन जदीद निजाम नहीं। निजी शोबा आगे आए और हमारे एयरपोर्ट्स को चलाए। उनका कहना था कि कोयटा से आज़मीन हज कभी नहीं गए, वो मुल्तान जाते रहे, अब सीधी परवाज से सऊदी अरब गए। परवाजों के बैरून मुल्क पाबंदी से 71 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। 92% PIA का है। PIA को ट्रैक पर डाल जाएंगे। PIA की हालत बदलनी पड़ेगी। अब वक्त कम है और इतना वक्त नहीं है कि इन्हीं 2.5-3 महीनों में सारा हो जाए, लेकिन ट्रैक में हम डाल जाएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने से तरक्की हुई। भारतीय रेल और एयरपोर्ट्स देख लें, आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन प्लानिंग करना होगी। वेलकम बैक। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकिली के स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने 22 साबिक वफाकी वज़रा के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। साबिक वफाकी वज़रा और काबीना अरकान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां, जायदादों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब किया गया है। इस्लामाबाद से आदिल सईद अब्बासी की ये रिपोर्ट देखिए। 190 मिलियन पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकली का स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। 22 सियासी रहनुमाओं के नाम, गाड़ियों, घरों, प्लॉट्स और जमीनों का रिकॉर्ड दिया जाए। नैब रावलपिंडी ने तमाम सूबों के एक्साइज सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। नैब ने शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर और फवाद चौधरी के असासों का रिकॉर्ड मांग लिया है। आजम सवाती, अली जैदी, फैसल वावडा, अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद, गुलाम सरवर और श्री मजारी के नाम जायदादों का भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फरोग नसीम, खुसरो बख्तियार, इजाज अहमद शाह समेत दीगर के नाम जायदादों की तफसीलात भी नैब ने तलब की है। नैब नोटिस में कहा गया है कि 2018 से अब तक साबिक वफाकी वज़रा ने जितनी गाड़ियाँ खरीदी या फरोख्त की तमाम का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। नैब साबिक वज़रा और काबीना अरकान समेत दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात कर रहा है। तहरीक इंसाफ के विकटें गिरने का सिलसिला जारी। PTI के मेंबर कौमी असम्बली रजा नसरुल्लाह घुमन, साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली आयशा इकबाल, असलम खरल और मंडी बहाउद्दीन से PP 68 से उम्मीदवार कमर खान ने PTI को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा धड़ाधड़ पार्टी छोड़ने लगे। PTI मेंबर कौमी असम्बली रजा नसरुल्लाह घुमन ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रजा नसरुल्लाह घुमन ने कहा, 9 मई को इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। हमारे फौजी जवानों की बहादुरी को दुश्मन भी तस्लीम करते हैं। अल्लाह ताला ने इन फौजियों में ऐसी लोग पैदा हुए हैं जिन्हें दुश्मन भी
मानते हैं। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली आयशा इकबाल ने PTI और सियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हुए कहा कि ऐसी सियासत के खिलाफ हूँ जिसमें अवाम पाक फौज के खिलाफ हो। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान है तो हम हैं। आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं PTI और सियासत से मुकम्मल किनारा कश हो रही हूँ। ननकाना साहब से PTI के साबिक MPA राय असलम खरल ने भी पार्टी छोड़ दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की बार बार मजम्मत करता हूँ। मंडी बहाउद्दीन के हल्का PP 66 से PTI उम्मीदवार कमर खान ने भी पार्टी से अपनी राहें जुदा कर लीं। कहते हैं शहदा की यादगार और दिफाई तंसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। पाक फौज मुल्क की मुहाफिज है, हम उसके साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन एक बार फिर अमली सियासत में मुतहरिक हो गए हैं। रवां हफ्ते तरीन ग्रुप का इजलास बुला लिया गया है। मुस्तकबिल में तरीन ग्रुप रहेगा या नई पार्टी बनेगी, फैसला अगले हफ्ते होगा। तफसीलात बताएंगे राना वहीद। तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा पार्टी को अलविदा कह गए हैं, जिसके बाद मुल्क में सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। ऐसे में PTI के पुराने और जाने माने खिलाड़ी जहांगीर तरीन भी दोबारा एक्शन में आ गए हैं। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले साबिक अरकान असम्बली व रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते में हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के जराये के मुताबिक अब तक नई सियासी जमात के नाम से मुतालिक कोई नाम सामने नहीं आया। जहांगीर तरीन ने इसी हफ्ते अहम इजलास बुलाया है, जिसमें ग्रुप अरकान से सिफारिशात भी तलब की गई हैं। रवां हफ्ते जहांगीर तरीन की ज़ेरे सदारत अहम इजलास होगा, जिसमें फैसला किया जाएगा नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाई जाए या तरीन ग्रुप को ही रखा जाए। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि तरीन ग्रुप की सियासी जमात के लिए 2 मुजव्वज़ा नाम सामने आए हैं, मगर फिलहाल इस हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ। जहांगीर तरीन मुख्तलिफ रहनुमाओं और PTI छोड़ने वालों से मुलाकात कर चुके हैं। जहांगीर तरीन साबिक वजीर मियां मंजूर भट्टू और साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास से भी मुलाकात कर चुके हैं। राना वहीद PNN लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान ने हम ख्याल ग्रुप बना लिया। ग्रुप को डेमोक्रेट्स का नाम दिया गया है। साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और मुराद रास ग्रुप को लीड कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स ग्रुप ने जल्द मंजर आम पर आने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान से राबते भी तेज कर दिए गए हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के यके बाद दीगरे रहनुमाओं साबिक वज़रा पार्टी को खैरबाद कह गए। अब तक कौन कौन से बड़े नाम पार्टी को गुड बाय कह चुके हैं और किस सूबे से कितने रहनुमा राहें अलग कर चुके हैं, ये जानेंगे मजहर इकबाल से। 9 मई के एक दिन ने PTI की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पुराने और वफादार साथी एक एक करके पार्टी से रास्ते जुदा कर रहे हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद 13 मई से 3 जून तक तहरीक इंसाफ के 220 रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं। जराये के मुताबिक अब तक 31 वजीर, मशीर व मुआवने खसूसी 48 अरकान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं। पंजाब से 77 अरकान, KP से 11, सिंध से 8 और बलोचिस्तान से 3 अरकान पार्टी को बाय बाय कह गए। जराये के मुताबिक कश्मीर से साबिक वजीर आजम समेत 32 अरकान में से 8 बाकी रह गए हैं। PTI के 52 पार्टी ओहदेदारों ने पार्टी से राहें अलग कर ली हैं, जिनमें 3 सेनेटर्स भी शामिल हैं। इसी तरह पार्टी में मौजूद बड़े नाम साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा व साबिक वजीर दिफा परवेज खटक और जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर पार्टी ओहदे छोड़ चुके हैं। अब तक पार्टी छोड़ने वालों में सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, उस्मान बुजदार, शीरी मजारी, मुराद राज, हाशिम डोगर समेत बड़े नाम शामिल हैं। नादरा ने अवाम के लिए नई सहूलत का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत 30 सेंटर्स पर शनाख्ती कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट भी बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद से सद्दाम मांगट की ये रिपोर्ट देखिए। शहरियों के लिए खुशखबरी, अब नादरा दफातर में भी पासपोर्ट बनेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत 30 सेंटर्स पर सहूलत दस्तयाब होगी। ये फैसला वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। वजीर आजम की हिदायत पर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जिस तहसील या सब तहसील में पासपोर्ट ऑफिस नहीं, वहाँ नादरा पासपोर्ट बनाएगा।
जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब पासपोर्ट का एक काउंटर भी नादरा के दफ्तर में ही मौजूद होगा। लाहौर रीजन के 12 छोटे शहरों और कराची के 2 इलाकों में नादरा सेंटर पर पासपोर्ट बन सकेगा। मुल्तान के 6, सरगोधा के 2, केपी में 4 और इस्लामाबाद के 2 नादरा सेंटर्स पर भी पासपोर्ट बनाए जा सकेंगे। डीजी पासपोर्ट का कहना है नादरा दफातर में कायम पासपोर्ट काउंटर महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन कंट्रोल करेगा। नादरा फी पासपोर्ट सरकारी फीस के अलावा 1000 रुपए वसूल करेगा। डीजी पासपोर्ट ने ये भी कहा कि 10 जून से हर नादरा ऑफिस में पासपोर्ट जारी करने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं। बीआरटी पेशावर मंसूबा नामुकम्मल है, पंजाब मेट्रो से मुआजना न किया जाए। नैब हुक्काम ने रिपोर्ट पीएसी को पेश कर दी। नैब हुक्काम का कहना है कि पेशावर बीआरटी में माली करप्शन के सबूत मौजूद हैं। 2 माह में रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद से आदिल सईद अब्बासी इसी हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं। कभी माली करप्शन तो कभी नाकिस मटेरियल के इल्जामात। बीआरटी पेशावर का आए रोज कोई ना कोई इशू सामने आने लगा। रही सही कसर नैब ने पूरी कर दी है। इदारे ने मेट्रो बस मंसूबों की तहकीकात पर रिपोर्ट पब्लिश अकाउंट्स कमेटी को पेश कर दी है। नैब का कहना है बीआरटी पेशावर मंसूबा नामुकम्मल है, इसका पंजाब मेट्रो बस मंसूबे से मवाजना न किया जाए। पेशावर बीआरटी पर पंजाब मेट्रो बस मंसूबे की निस्बत फी किलोमीटर 3 गुना ज्यादा लागत आई है। नैब हुकाम का मजीद कहना है पेशावर बीआरटी पर अब तक 58.50 अरब रुपए की लागत आ चुकी है। पेशावर बीआरटी में माली करप्शन के सबूत हैं। 2 माह में रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। अहम खबर शामिल करेंगे। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी साबित हो गई है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त की 3 ऑडियोज और वीडियोज डॉक्टर यास्मीन राशिद की हैं। फोटोग्रामेटिक टेस्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस में मौजूदगी पाई गई है। वीडियोज और ऑडियोज एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ से फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई गई थी। तो लाहौर के इलाके गुजरपुरा में स्विमिंग पूल में करंट लगने से 2 अफराद जम बहक हो गए जबकि 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त जावेद और ज़िशान के नाम से हुई। लाशें कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं जबकि वाक़े की तहकीकात जारी है। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में स्विमिंग पूल में करंट लगने से 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त जावेद और ज़िशान के नाम से